So glucose, pyruvate. So in absence of oxygen, the pyruvate get converted into lactic acid. और lactic acid कब बनता है कोई बताएगा ह्यूमन सेल्स में? और शॉर्ट में मुझे टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में, लैक्टिक एसिड कब बनता है? Nobody is responding. Why? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? During intense exercise. Okay, good. सिर्फ एक जने को पता है, बाकी सब सो रहे हो? Be attentive. So जब आप बहुत ज्यादा विग्रेसली एक्सरसाइज करते हो और तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो अक्षर जैन. सो ग्लूकोज, पायरुवेट और पायरुवेट से जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपकी ह्यूमन मसल सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. तो वो कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो होने से रहा ये वाला, तब क्या करना पड़ेगा? एनर्जी बनानी है, क्योंकि एक्सरसाइज करनी है. तो एनर्जी बनाने के लिए बॉडी की जो मसल सेल है वो क्या करने शो कर देती हैं? एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कंप्लीट एनर्जी तो नहीं बनती लेकिन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. ओके, और इसमें एक तरह का एसिड रिलीज होता है, उस एसिड को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड. और ये लैक्टिक एसिड आपके मसल सेल्स में फिर इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता है, और देन इट कोज द पेन. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मसल क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं लेग्स में ड्यूरिंग द विग्रस एक्सरसाइज? आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा. यस, लक्ष्य. एंड अब बताओ, in which respiration more energy is released? जल्दी से आंसर देखो. गुड, अक्षर जैन, एरोबिक, फास्ट. Okay, how much energy is released during the aerobic respiration? 38. लक्ष्य राजपाल बिल्कुल सही है. 36 भी, 38 और 36 दोनों लिख सकते हो, और मोर एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू योर बुक इज 36 ATP. ओके, क्विक आंसर करना सीखो सब. माहिर कभी भी आंसर नहीं देते हो तुम. अक्षर कुत्ता भी बहुत शांत बैठा रहता है. आज बोल रहा हूँ. अक्षर की तबीयत नहीं, नेवर. आई नो, आज आप बड़े शांत हो. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. ओके, तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं दो तरह के. ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ बस. आज का न्यू टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, सबको स्लाइड क्लियर है? सो रेस्पिरेशन स्टार्ट होने के लिए हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये भी समझो. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे प्लांट्स में आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के टाइम गैसियस एक्सचेंज बहुत होना जरूरी है, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर आएगी और ऐसी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में जब निकलती है तो वो बाहर चली जाती है. तो एक तरह का गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है. ठीक है, ऐसे ही रेस्पिरेशन जो लाइफ प्रोसेस है
उसके लिए बेसिकली नीड क्या है? हम देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है रेस्पिरेशन के लिए कि ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। विदाउट ऑक्सीजन और मतलब विदाउट गैसियस एक्सचेंज आपका ये एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। मैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स बॉडी के अंदर जितने भी इस अर्थ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, सो वो क्या उनके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मीन्स गैसेस दो ही होती हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी से एक्सचेंज होती है, उसके अलावा और कोई नहीं होती। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इन दोनों की साइकिल चलती रहती है हमारी बॉडी में। तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। कौन बताएगा? इनहेल, ओके। इनहेल मीन्स होता है ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करना। ओके, सो ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। सो ये लाइन देखो क्या लिखी हुई है? फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब आपने इक्वेशन देखी थी, तो उसके लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो वो बॉडी से बाहर होती है। ओके, so different organism use different method for intake of oxygen and expulsion of carbon dioxide। तो अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्या वो हमारी ही तरह ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं और इनहेल करते हैं? यस और नो में जवाब दीजिए। ट्रू या फॉल्स है ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली? नो, फॉल्स। मेरे कहने का मतलब ये था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या वो सब सेम तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं? सो इट इज फॉल्स। ये फॉल्स है, क्योंकि हर किसी ऑर्गेनिज्म का बेसिक आप यही देख के बता सकते हो कि सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अलग है, प्लांट्स का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, और एनिमल्स का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, क्या प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है? डू प्लांट्स शो respiration like process? Yes. At night? No, it is not necessary. Night में जरूरी नहीं है। Yes, plants भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्लांट्स में, हाँ चलो मैं बता देता हूँ, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो भी रेस्पिरेशन शुरू करते हैं। तो वो भी कंटिन्यूअसली, अब देखो, तो बेसिकली वो डे में भी क्या कर रहे हैं? फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस का। अब फोटोसिंथेसिस के लिए भी उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन उनकी बॉडी में जो चल रहा होगा। जैसे उन्होंने फूड बना लिया, अब फूड ये तो नहीं है कि रात को ट्रांसफर होता है, सॉरी ट्रांसपोर्ट होता है उनकी बॉडी में, दिन में भी होता है, ठीक है। तो दिन में हर सेल तक पहुंचता है, और हर सेल तक पहुंचाने के लिए प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो भी कोई फंक्शन हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर, उसमें एनर्जी चाहिए, जैसे तुम्हारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो जरूरी, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एनर्जी बन रही है, लेकिन उसे करवाने के लिए भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है प्लांट के अंदर। सो डे टाइम में भी क्या होता है? ये रेस्पिरेशन होता है। ओके, क्लियर है सबको?
यस, ओके। तो ऑल टाइम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो रेस्पिरेशन शो करता है। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि ये रात को करेंगे, ये दिन में करेंगे, ठीक है। रात में रेस्पिरेशन का रेट बेशक बढ़ जाता हो प्लांट के अंदर, लेकिन वो ऑल टाइम शो करते हैं, ठीक। सो मेरा जो लास्ट यही था क्वेश्चन कि सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, उनके पास कोई सिस्टम तो है नहीं गैसेस एक्सचेंज का, जैसे हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल अपनी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज किसकी हेल्प से करते हैं? डिफ्यूजन, ओके। डिफ्यूजन 9th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। अगर नहीं क्लियर तो मैं डिफ्यूजन का बता देता हूँ। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है, ओके। सो अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर आ जाएगी बैक्टीरिया में, ठीक है, उसके सेल के अंदर। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान जब सेल में उसके होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके सेल में ज्यादा हो जाएगी, हायर कंसंट्रेशन हो जाएगी एज कंपेयर टू एयर के अकॉर्डिंग। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव आउट कर जाती है डिफ्यूजन की हेल्प से। तो सिंपल डिफ्यूजन से बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इन एंड आउट होता है, ओके। नेक्स्ट, प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, कोई बताएगा? प्लांट्स के अंदर भी डिफ्यूजन होता है क्योंकि प्लांट्स के पास भी कोई लंग्स नहीं है, तो सिंपल वो भी सेम जैसे बैक्टीरिया करते हैं डिफ्यूजन से, ऐसी प्लांट्स भी स्टोमेटा और लेंटिकल्स की हेल्प से अपने अंदर क्या करते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इन और आउट करते हैं, ओके। लेकिन अब जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनके पास रेस्पिरेटरी, ये कौन? अक्षय तू लॉग आउट हो गया होगा, नेट प्रॉब्लम है। तो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जितने भी अब कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते रहेंगे उनके अंदर अपना अपना एक सिस्टम डेवलप है रेस्पिरेशन के लिए, ओके। ओके, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब जिससे वो अपने गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो गिल्स, ठीक है, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर फिशेस। तो कोई मुझे बताएगा फिश को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? टाइप करके बताओ जल्दी से। वाटर, चलो बहुत अच्छे, सबको पता है। पानी, ठीक है, पानी। फिशेस टेक इन ऑक्सीजन। अब ये बताओ, ये जो ऑक्सीजन होती है डिजॉल्व फॉर्म में होती है या नॉर्मली पानी के अंदर ऐसी ही होती है? डिजॉल्व फॉर्म में, ओके। तो डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है वाटर के अंदर। सो फिशेस क्या करती हैं, ये गिल्स जो होते हैं इनके, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, थ्रू द गिल्स। नेक्स्ट, यहाँ पे अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा, ये अभी मैं लाइन ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में क्या होता है? एयर ट्यूब सिस्टम होते हैं, ठीक है। और उनके एयर ट्यूब सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्पायरिकल्स एंड ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया मींस विंड पाइप। उनकी पूरी बॉडी में आप देखो तो बहुत सारी आपको ट्यूब्स दिखती हैं, वो पूरा नेटवर्क होता है ट्यूब्स का। तो वो क्या होता है? वो पूरा का पूरा उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिनसे उनकी बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ओके। तो वो इसको यूज करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए।
और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे डॉग, कैट, मंकी, ह्यूमंस, ठीक है, उन्होंने सबने अपने डेवलप किए हुए हैं लंग्स, ठीक है, लंग्स की हेल्प से वो अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं। Availability of oxygen is not a problem in the terrestrial environment, so breathing rate is slower compared to what it is in fish. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि सिंपल सांस लेना क्या होता है, ब्रीथिंग होता है, ओके। तो ब्रीथिंग का जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और एक एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में किसका ब्रीथिंग रेट ज्यादा होगा? एनी गैसेस? जो पानी वाले जानवर हैं और जो जमीन पे रहते हैं। तान्या टेरेस्ट्रियल, लक्ष्य एक्वेटिक, माहिर एक्वेटिक, अक्षुत जैन पानी वाले, अर्णा टेरेस्ट्रियल। आई सेड ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट का मतलब है जब आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लोगे, ठीक है। तो अब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने का मतलब ये है कि अगर आपको ऑक्सीजन बहुत प्रॉपरली मिल रही है, ठीक है, सो आप बहुत आराम आराम से थोड़ा स्लोअर मोड में आप क्या करते हो, ब्रीथ इन करते हो, ठीक है। लेकिन जैसे आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हो और उसके बाद जब बैठते हो तो आप देखते हो कि आपकी सांस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा नहीं रही थी, ठीक है, और कंपनसेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ब्रीथ इन करना पड़ता है। तो उस टाइम पे ब्रीथिंग रेट आपका बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी नहीं ऐसी। सो अब क्लियर होगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन, हमारे लिए तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो हम डायरेक्टली उसको एयर से ले लेते हैं। बट जो फिशेस होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एज सच नहीं है इतनी हायर कंसंट्रेशन में एयर की तरह। तो वो एक डिजोल्व फॉर्म में पड़ी है, पहले उन्हें डिजोल्व फॉर्म में पानी अपनी बॉडी में लेना पड़ेगा, फिर उस ऑक्सीजन को वहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पानी के अंदर कम है, तो जिसकी वजह से उनका ब्रीथिंग रेट भी क्या होता है, फास्टर होता है, ओके। तो सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन aquatic environment, so the breathing rate of aquatic organism is faster. आई होप अब ये सबको क्लियर हो गया होगा। और टेरेस्ट्रियल में भी देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऑक्सीजन इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट एयर से ले रहे हैं, और जब उन्हें एयर से मिल रही है तो उनका ब्रीथिंग रेट क्या होता है, स्लोअर होता है। तो वो थोड़े बहुत आराम से सांस लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी फिशेस की तरह जल्दी सांस नहीं लेते। क्लियर है? यस और नो? यस। सो आंसर लिख के आना है पेपर में कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट, सॉरी, फिशेस का ब्रीथिंग रेट हाई होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है। सो अब हमें सबका डिस्कस नहीं करना रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिर्फ हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के लिए अपना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे उनकी बॉडी में डाइजेशन के लिए क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, ऐसी सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर आप देख रहे हो ये सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिसमें the main organs of the respiratory system are nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm। यहाँ से इस पूरे डायग्राम को समझना। ये नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी से पीछे जो होता है, देखो नोज वाली जो ऊपर कैविटी होती है उसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। ऐसी माउथ के अंदर जो पार्ट होता है पूरा उसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है।
जहां से नेजल कैविटी खत्म होती है वहां पे क्या स्टार्ट हो जाता है आपका, फेरिंग्स। ठीक है, यहाँ फेरिंग्स के पास देखो दोनों कैविटी आके ओपन हो रही हैं, एक तरफ तो नेजल कैविटी और एक तरफ ओरल कैविटी। ठीक है, और यहाँ से ओरल कैविटी से ये एक तरफ आ जाता है, कौन सा पाइप था वो जो जिसमें पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट होती है, आंसर एनीवन? सब भूल गए? माउथ से जब नेक्स्ट फूड जाता है तो वो फूड पाइप में, एक, ओके, तो माउथ से जब फूड जाता है नेक्स्ट तो वो आपके, हाँ, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन वो किस पार्ट में होता है, वो फूड पाइप में होता है। ठीक है, लेकिन इस डायग्राम में आपको फूड पाइप नहीं शो हो रहा। हाँ, गुड अर्ना। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहीं से ओरल कैविटी से एक पाइप जो होता है फूड पाइप वो यहाँ से जाता है, और उसी के साथ में कौन अटैच होता है, विंड पाइप अटैच होता है। तो मीन्स, सो नेक्स्ट फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन लैरिंग्स ओपन होता है आपका ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया क्या है, एक तरह का विंड पाइप है। जैसे फूड के लिए फूड पाइप है, ऐसी विंड के लिए, एयर के लिए आपका विंड पाइप है ट्रैकिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये जो ट्रैकिया होता है ये जाके ओपन होता है कहाँ पे, पेयर ऑफ लंग्स में। ठीक है, ये आपके वो लंग्स। ठीक है, ये ट्रैकिया था। अब ये दो ट्यूब में देखो डिवाइड हो जाएगा, एक ट्यूब एक लेफ्ट वाले लंग्स में चली जाती है, एक राइट वाले में चली जाती है। तो इन वाइडर ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, मेन ट्यूब से मतलब विंड पाइप से जब दो अलग डिवीजन होता है इनका, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ओके, और फिर देखो छोटी छोटी छोटी, और ये ब्रोंकाई में से और छोटी छोटी ट्यूब्स आ रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ओके, तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे आपको कुछ वाइट वाइट पाउच, एयर सैक नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ओके, तो मेन पार्ट कौन कौन सा है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर दो ट्यूब ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई के बाद आते हैं और छोटी ट्यूब ब्रोंक्यूल्स, और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पे छोटे छोटे पाउच हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एल्वियोलाई है। तो आपको ये पूरा पाथवे ध्यान रखना है कि एयर आपकी कहाँ कहाँ से मूव कर रही है, नॉस्ट्रेल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। अब सबका फंक्शन पढ़ना है एक करके। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, सिंपल नॉस्ट्रिल्स सबको पता है, देयर आर टू नॉस्ट्रिल्स व्हिच कन्वर्स टू फॉर्म ए नेसल पैसेज। मैंने बताया था नॉस्ट्रिल के बाद आता है नेसल कैविटी। ठीक है, तो जो दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे, वो पीछे जाके कन्वर्ज हो जाते हैं एक कैविटी के अंदर, जिसको बोलते हैं नेसल पैसेज या नेसल कैविटी। ओके, तो नॉस्ट्रिल्स का फंक्शन क्या होता है, द इनर लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल इज लाइंड बाय हेयर्स, इसमें हेयर्स होते हैं और वेट म्यूकस होता है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, इट हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम इनहेल्ड एयर। जो आप एयर इनहेल करते हो तो उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आप क्या, म्यूकस और जो हेयर होते हैं वो उसको फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, ट्रैप कर देते हैं।
सो नेक्स्ट फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स में क्या होता है, नेसल कैविटी के बाद फेरिंग्स होता है। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर द नेसल पैसेज, जिसका इतना ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन छोटे से पार्ट को फेरिंग्स बोला है। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फेरिंग्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स सबने देखा होगा, ठीक है। मेल्स में बड़ा होता है, फीमेल्स में छोटा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये मेन फंक्शन, ट्रैकिया, ट्रैकिया और विंड पाइप। सो ट्रैकिया और विंड पाइप में क्या होता है, ये सबसे पहले ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, थोड़ी वाइडर होती है। और अगर आप इसका डायग्राम देखो अपनी बुक में, तो यहाँ पे आप देखो, ये जो ट्रैकिया है इसके ऊपर कुछ लाइनिंग सी शो हो रही है, ठीक है। सबको शो हो रही है या नहीं हो रही है, कल ये बताओ। यस, ओके। तो ये जो लाइनिंग्स है गोल गोल, इसके ऊपर जो रिंग्स बन रहे हैं, ठीक है, ये जो रिंग्स है ना, इनको बोलते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, देखो, आप जब एयर लेते हो तो एयर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में एकदम लंग्स के अंदर जाती है। तो लंग्स के अंदर जाती है सो इससे क्या होता है, जब एयर बहुत प्रेशर से लंग्स में चली जाएगी, तो ये डर होता है कि ये जो विंड पाइप है ना, पीछे से ये कोलैप्स ना हो जाए, ये पिचक, हाँ, ये सिकुड़ ना जाए, श्रिंक ना हो जाए। ओके, तो एयर बहुत तेज आती है, तो ये डर रहता है कि ये जो विंड पाइप है ये बंद ना हो जाए। तो इसको सपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन भी है, cartilaginous ring prevent the collapse of trachea in absence of air, कि जब एयर नहीं होती ना, तो उस टाइम पे कोलैप्स होने का डर होता है ट्रैकिया का, सो वो श्रिंक नहीं होगा। किसकी हेल्प से, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की हेल्प से। एक और वापस से डायग्राम पे लेके जाऊंगा। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस देखो कहाँ प्रेजेंट है, जहां विंड पाइप स्टार्ट हो रहा है और जहां से फूड पाइप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो दो ट्यूब हैं एक साथ, मतलब इस ट्रैकिया के पीछे एक विंड पाइप भी है और दोनों ऊपर से खुले हुए हैं, ठीक है। और उन दो, उसके पीछे आपका बीच में क्या है, एपिग्लोटिस है, ठीक है, दो ट्यूब के बीच में। इस एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी आप खाना खाते हो तो गलती से आप, हाँ, इट प्रिवेंट फूड टू गो इनसाइड द विंड पाइप। गुड लक। एपिग्लोटिस का फंक्शन यही होता है कि ये फूड को विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं होने देता, ठीक है। जब आप खाना खाते हो तो ये एक तरह का, ये भी कार्टिलेज का बना होता है, एक तरह का, इसको कैप मान सकते हो आप। तो जब आप खाना खाते हो तो फूड, ये एपिग्लोटिस जो होता है ये विंड पाइप को कवर कर लेता है, ठीक है। तो जब तो ये वापस से अप डाउन होता रहता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है एपिग्लोटिस। कभी कभी खाना आपकी गलती से विंड पाइप में चला जाता है तो आपको खांसी आ जाती है। सो ट्रैकिया के बाद मैंने बताया था क्या होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, और वो ब्रोंकाई डिवाइड्स हो जाते हैं किसमें, स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है एल्वियोलाई।
The alveoli, the bronchi divides into smaller tubes called bronchioles. Bronchioles में divide होते हैं, and bronchioles which end in a tiny air sac called alveoli. हर bronchioles के end पे छोटे छोटे air sacs present हैं, ठीक है, एक तरह का खाली space present है. तो वो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, alveoli बोलते हैं, ठीक है. And the alveoli is supplied with the blood vessels. और ये जो alveoli होती है, इसके साथ कौन कनेक्ट होता है, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं. जैसे डाइजेशन में आपने पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थे विलाई, और विलाई किससे अटैच होते थे, ब्लड वेसल से. सेम यहीं पे भी सेम फंक्शन है कि alveoli किससे कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स से, through which exchange of gases takes place. जिसकी हेल्प से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि एयर फाइनली देखो लास्ट में कहाँ पहुंचेगी, एल्वियोलाई में पहुंचेगी, पूरा पार्ट कवर करते हुए, हर पार्ट से होते हुए. तो अब उसको, एयर को, ऑक्सीजन को हर सेल में पहुंचने के लिए पहले ब्लड में जाना होगा, और तो एल्वियोलाई से गई ब्लड के अंदर, और ब्लड से ऑक्सीजन तुम्हारे सेल तक पहुंचेगी, ठीक है. तो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ चल रहा है, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में, ठीक है. तो इसलिए ये क्या है, इट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज. एल्वियोलाई वो एक पार्ट है जहाँ पे आपकी गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, ठीक है. तो एल्वियोलाई हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये सबको समझ आया कि गैसियस एक्सचेंज किस पार्ट में होता है, किस साइट पे होता है एक्चुअली. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. अब हमें ये तो पता लग गया भाई कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है. सो हाउ डज द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड. ये सब मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा. ये डायग्राम क्लियर है सबको? यस. और ये बिल्कुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है. तो ये ब्रोंकियोल था, ठीक है. ब्रोंकियोल के एंड पे क्या होता है, मैंने बताया एक पाउच होता है, खाली जगह होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई. सो ये एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के जो पर्पल कलर से आपको ये वेसल शो की हुई है, ये है ब्लड वेसल, जिसमें क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड. तो देखो एल्वियोलाई को घेरा हुआ है किसने, ब्लड वेसल्स ने. अब यहाँ से एयर आ गई, एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ एल्वियोलस, यहाँ पे बताया हुआ है. एक को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलस, और सबको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई. सो एयर आएगी, वो एल्वियोलाई में जाएगी. सबसे पहले ये रेड वाले एरोस आप ध्यान देंगे, ठीक है. यहाँ पे जब सिंपल, यहाँ पे आके कौन सी प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन. ये आपको ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन की हेल्प से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कहाँ पे, ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में. अब देखो कैसे होता है डिफ्यूजन में. मैंने बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का देखेंगे. जैसे एयर अंदर आती है तो वो एल्वियोलाई तक पहुंचेगी, ठीक है. तो उस टाइम पे एल्वियोलाई के अंदर एयर यहाँ पे पूरे में भर चुकी है, ठीक है. यहाँ पे जब एयर फिल हो जाती है तो डेट मीन्स एयर के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा हुई, एल्वियोलाई में, ठीक है. किसके कंपैरिजन में, इसके पास कौन है, ब्लड है यहाँ पे. तो ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, तभी वो लंग्स के पास आया है ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन कम है. सो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन, एंड ब्लड में क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. तो ऑक्सीजन देखो यहाँ से डिफ्यूज हो जाएगी कहाँ पे, ब्लड में, ठीक है.
ये रेड ब्लड सेल क्यों शो की हुई है? क्योंकि रेड ब्लड सेल ही क्या करती हैं? ऑक्सीजन को कैरी करती हैं अपने अंदर, ठीक है। तो पहले ये ब्लू कलर की थी क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जैसे इनके अंदर ये आ गए तो देखो ये रेड कलर का, ये जस्ट एक व्यू है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है ब्लड के अंदर, इतना समझ आया? ऑक्सीजन कैसे जा रही है ब्लड में? यस, ओके। सो आगे लिखा हुआ है, अभी बताऊंगा। अब इस साइड आओ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लड लो इन ऑक्सीजन एंड हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है लंग्स के पास, वो ऑक्सीजन में लो होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में हाई होता है। दैट मीन्स ब्लड जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब इस साइड बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो एयर आई थी, इसके अंदर भरी फिल हुई थी, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा थी बट कार्बन डाइऑक्साइड कम थी। सो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है बट यहाँ पे लेस है। सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज हो जाता है ब्लड से एल्वियोलाई में। ओके, क्लियर? यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। अभी आगे ट्रांसपोर्टेशन वाली लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे, वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम चलना है, इस पे डिफ्यूजन पे। सो डिफ्यूजन तभी वर्क करता है जब दो तरफ कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। सो हमेशा ध्यान रखना हाई से लो की तरफ जाएगा कोई भी सब्सटेंस। तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड हाई था तो इसलिए वो एल्वियोलाई में चला गया। ऐसी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो वो किस में आ गई? ब्लड के अंदर आ गई। सो देखो यहाँ से ब्लड अब आगे जाएगा और पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लड लो इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में लो है लेकिन किसमें ज्यादा है? हाई इन ऑक्सीजन। ओके, तो ये इसको जो है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है डायग्राम को, मैं आपको ये स्लाइड आज भेज दूंगा सारी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये जो क्वेश्चन है ना, इस जिस जितना भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है इसको आप अपने वर्ड्स में लिख के मुझे सेंड करो। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। सो ये भी है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही है। हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? कैन एनीबॉडी आंसर जस्ट इन वन वर्ड? फोटो टाइपिंग। अक्षय जैन कॉपी में लिख के सारे स्टेप्स मुझे सेंड करना है। सर सेंड कहाँ करना है? जो टीम्स पे है वो टीम्स पे, जो टीम्स पर है ऑलरेडी प्रेजेंट वो अपनी अपनी प्राइवेट चैट में टीम्स पर भेज देगा। और वो निक सर को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। Okay, so lungs maximize the area for gas change. The presence of large number of error which are supplied. Very good, Arna. आपको क्लियर हो गया बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? कि आपके लंग्स किस फॉर्म में डिजाइन है कि वो ज्यादा से ज्यादा गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर है एल्वियोलाई। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो हेल्प करते हैं ज्यादा से ज्यादा गैसियस एक्सचेंज हो, ठीक है। वो अगर पीछे वाला डायग्राम देखो, देखो इसमें ये पूरा लंग्स है, तो लंग्स में देखो कितने सारे एल्वियोलाई हैं। इसमें तो थोड़े कम ही दिखाई दे रहे हैं। इस ये मिलियंस में प्रेजेंट है जितने भी एल्वियोलाई हैं, इधर भी और इधर भी। सबको क्लियर है वो क्वेश्चन?
तो ये इसका आंसर भी है, मैंने इसके साथ लिख भी दिया है कि each lung contains 300 to 350 million alveoli. These numerous alveoli increase the surface area for gaseous exchange, making the process of respiration more efficient. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट होने के लिए बहुत ज्यादा एल्वियोलाई चाहिए। क्लियर है माहिर? होमवर्क आपका अक्षत गुप्ता ये है, ये जो क्वेश्चन है alveoli के नीचे, how does the gaseous exchange take place between the alveoli and blood? मैंने आपको एक पूरा डायग्राम अभी समझाया है, ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में मेरे को लिख के सेंड करोगे जो भी समझ आया है, ठीक है। स्लाइड आपको अभी थोड़ी देर में जैसे क्लास ओवर होगी उसके बाद सेंड कर दी जाएगी। सो रेस्पिरेशन भी ओवर होता है, तो आपकी पूरी दो प्रोसेस ओवर हो गई हैं, ठीक है, एक तो न्यूट्रिशन और एक रेस्पिरेशन। इसके अलावा जो थर्ड लाइफ प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन भी हमें प्लांट्स में पढ़ना है, फिर एनिमल्स में पढ़ना है, ठीक है। नो अभी नहीं, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन देना थोड़ा। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि बहुत सिंपल है, नाम से पता लग रहा है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ बॉडी में ऐसे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड। इसके अलावा कोई बता सकता है और किस किस का ट्रांसपोर्ट होता है आपकी बॉडी में? ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड मैंने बता दिया है। ब्लड, ओके, ब्लड, ब्लड हाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपकी बॉडी में। मैं वो पूछ रहा हूँ सब्सटेंस, मतलब ये ब्लड क्या क्या लेके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आपकी बॉडी। न्यूट्रिएंट्स, ओके, न्यूट्रिएंट्स ना, अक्षर जैम, प्रोटीन बिल्कुल गलत आंसर है। are non-nutrients specific अक्षर गुप्ता मिनरल्स। ओके, सबसे पहले अगर गैसियस का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन तुम्हारे लंग से हर सेल तक जा रही है, ऐसी हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस तुम्हारे लंग्स तक वापस आती है ताकि वो बॉडी से बाहर निकल जाए। इसके अलावा ऐसा, हाँ मैंने कब बोला गलत है? अक्षर गुप्ता नहीं, वो अक्षर जैन ने प्रोटीन बोला। प्रोटीन इसलिए आंसर गलत है क्योंकि हमने लास्ट डाइजेशन में ये पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसमें चेंज होते हैं? अमाइनो एसिड्स में, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टेड होते हैं। तो डाइजेस्टेड फूड बोलो, मोर सुटेबल टर्म है। ओके, तो डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स आपकी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, मिनरल्स ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, तो ये सब क्या है? यूजफुल सब्सटेंस है। इसमें कुछ यूजफुल भी होता है, कुछ अनयूजफुल भी होता है। जैसे यूरिया, यूरिया बॉडी से रिमूव होना होता है तो आपके वो किडनी तक पहुंचाया जाता है, तो वो भी क्या है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो हमारी तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जिसमें बॉडी में यूजफुल और अनयूजफुल सब्सटेंस को एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, सबको डेफिनेशन क्लियर है?
यस। तो सबसे पहले ये जो स्लाइड देखो ये किस पे बेस्ड है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बताओ क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? विच सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? वाटर, गुड। फूड, ओके, ठीक है। जैसे एनिमल्स में हॉर्मोन्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो क्या प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट होते हैं? प्लांट्स के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं? अक्षत गुप्ता ने नहीं लिखा है, अक्षत जैन ने भी नहीं लिखा है। जबकि आंसर है यस, अर्णा ने भी नो लिखा है। प्लांट्स के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, ओके, प्लांट हॉर्मोन्स, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो वो भी उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट हमें मेजर क्या पढ़ना है? वाटर एंड फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, या तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और फिर डिटेल में पढ़ना है, तो आज तो कवर हो नहीं सकता। तो आपको एक कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो वो भी सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो मैंने आज आपको होमवर्क बताया वो भी आपको करना है। ओके, ओके, बाय बाय बाय। ओके रुद्र, नमस्ते। स्टॉप शेयरिंग एंड चैट हाँ, इसे एस्केप